चलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीवन इज वेरीफाइड नाउ। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल टॉपिक एंड दैट इज ईवी बिल देखते हैं। ओके, अब ये ईवी बिल का जो रूल है, बेसिक रूल जो लॉ बोलता है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं, देखो, आपको पहले लॉ पता होना जरूरी। अगर आपको लॉ ही पता नहीं है तो आप कितना भी प्रैक्टिकल सीख लो, इट डजंट सॉल्व द पर्पस, राइट? तो इसलिए मैंने पहले आपको लॉ दिया हुआ है कि रूल्स क्या बोलते हैं, सेक्शन क्या बोलते हैं, और उसके बाद हम प्रैक्टिकल पे आएंगे, क्योंकि लॉ जब तक आपको पता नहीं तब तक आप ये प्रैक्टिकल का यू तो मेटेक मतलब आप लोग ऐसी आंख मूंद के काम नहीं कर सकते। आपको नॉलेज होना चाहिए चीज का, राइट? यू शुड बी परफेक्ट इन ईच एंड एवरी सिचुएशन। तो अब आप लोगों ने वो ईवे बिल का लेक्चर देखा होगा, जो ईवे बिल के रूल पे दिया है, थियोरेटिकल लेक्चर प्रॉपर आपको देखना पड़ेगा, हर चीज समझनी पड़ेगी। ओके, और उसके बाद अब प्रैक्टिकल जनरेशन ईवे बिल कैसे जनरेट करते हैं, तो उसके मैंने स्नैपशॉट भी दिया आपको। देखो, मैं बोला हर हर चीज के आपको स्नैपशॉट दिए हुए यहाँ पे। ये थियरी आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, मैंने ये तो बहुत सुपरफिशियल दी आपको। जब मैंने पढ़ा है तो बहुत डिटेल में थियरी दी हुई है, राइट? कितने दिन के लिए कैसे ईवे बिल होता है, ये पूरी थियरी आप लोगों को पढ़ना है ना। अब हम एक्चुअल जनरेशन ऑफ ईवे बिल पे आते हैं, राइट? तो वहां पे आपने देख लिया, इसको आप ब्रीफ में ये थियरी को गो थ्रू कर लो, ये आपको सब याद हो गया होगा या समझ गया होगा। और उसके बाद अब एक्चुअल जनरेशन ऑफ ईवे बिल क्या होता है, देखो। तो आपको ईवे बिल अगर जनरेट करना है तो सबसे पहले आपको ईवे बिल के लिए लॉगिन करते, जैसे जीएसटी पोर्टल पे अपन लॉगिन करते, वैसे ही ईवे बिल पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। और उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि यूजर आईडी और पासवर्ड आपको खुद ही जनरेट करना पड़ेगा, खुद ही आपको वो जनरेट करना पड़ेगा। तो मैं एक आपको यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट करके बताता हूं, और ईवे बिल का लॉगिन वही कर पाएगा ऑफकोर्स जो जीएसटी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो उसका जीएसटी नंबर लगेगा हमें। और वो जो रजिस्टर्ड बंदा है, उस रजिस्टर्ड बंदे को अब ईवे बिल बनाना है, राइट? कोई भी एक एंटिटी लो जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और वो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन को अब ईवे बिल बनाना है। तो पहली बार वो ईवे बिल बना रहा है, पहली बार फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं, तो आपको ईवे बिल में लॉगिन यूजर आईडी और लॉगिन आईडी खुद को क्रिएट करना पड़ेगा, यूजर आईडी और पासवर्ड खुद को क्रिएट करना पड़ेगा। और फिर फ्यूचर रेफरेंस के लिए हमेशा वो आपके पास रहेगा। ओके, तो हम लोग एक काम करते हैं, एक प्रैक्टिकली करके देखते हैं यूजर आईडी लॉगिन कैसे क्रिएट करते हैं, तो और फिर अपन आगे बढ़ेंगे, राइट? तो चलो देखो। तो आप गूगल पे टाइप करेंगे ईवे बिल लॉगिन, ईवे बिल लॉगिन आ जाएगा। तो ये आपके सामने खुल जाएगा। इसको आप जैसे ही क्लिक करोगे ईवे बिल लॉगिन को, तो आपके सामने ये पोर्टल। अब जो लोग ऑलरेडी जिन्होंने ईवे बिल का यूजर आईडी बना चुके, उनको यहां पे सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा, कैप्चा एंटर करना पड़ेगा, तो आपको डायरेक्ट ईवे बिल जनरेशन आ जाए। बट हाँ, वो लोग जिनके जो पहली बार ईवे बिल बना रहे, फर्स्ट टाइम ईवे बिल बना रहे, उनको पहले यूजर आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। तो पहले अपन यूजर आईडी क्रिएट करना सीख लेते। ओके, तो मैं इसको यहां पे कैंसिल करता हूं। सिस्टम पे गए और यहां पे आपने रजिस्ट्रेशन पे यहां क्लिक किया, और ये क्लिक कर, देखो यहां ईवे बिल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये विंडो खुली। अब ये विंडो खोलने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल आपका जो जीएसटीएन नंबर है वो जीएसटीएन नंबर डालना है। चलो हम हमारा जीएसटीएन नंबर डालते, 27AH LPG1172D1ZN, ये मैंने मेरा जीएसटीएन नंबर डाला, और यहां पे कैप्चा एंटर किया, 4KFA4। जैसे ही मैं एंटर करता हूं और गो करता हूं, तो ये मेरा ऑटोमेटिक नाम आ जाएगा, मेरी जो भी एंटिटी होगी वो एंटिटी का नाम आ जाएगा। पूरा डिटेल देखो, यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम क्या है, प्रोप्राइटरशिप में मल्लिका इवेंट्स, ये उनका पूरा एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस आने के बाद फोन नंबर और ईमेल आईडी। ओके, अब ये फोन नंबर और ईमेल आईडी पे ओटीपी चले जाएगा, यहाँ पे ओटीपी सेंड करना है, तो सेंड ओटीपी। और ये दूसरा ऑप्शन है अपडेट फ्रॉम, अगर आपको इसमें से कोई डिटेल अपडेट करना है तो करना है, आपको करना है तो, नहीं करना है तो ये हमारी डिटेल तो सेम है। तो अब मैं इस पे ओटीपी सेंड करूंगा, राइट? ओटीपी पे क्लिक किया तो ओटीपी हमारे मोबाइल पे चले गया, और हमें यहां पे अब ओटीपी डालना है। ओके, तो लेट्स पुट ऑन द ओटीपी। तो हमारे मोबाइल पे ओटीपी आया, ओटीपी डाल देते, 399484, राइट?
ये वेरीफाई जैसे ही करेंगे आप, ये ओटीपी वेरीफाई करेंगे तो आपको ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाइड, इसको ओके करेंगे हम लोग। तो ओके करने पे आपके सामने एक विंडो आ जाएगी और यहां पे वो आपको बोलेगा कि अब आपका यूजर नेम आप खुद जनरेट करो। देखो वहां पे लिखा है यूजर नेम क्या है और पासवर्ड क्या है, ये आपको खुद जनरेट कर। ओके, तो लेट्स जनरेट। तो हमने जनरेट किया, जैसे MA मल्लिका इवेंट्स, मल्लिका MALL, वापस लिखते अपन MALLIKAEVENTS, मल्लिका इवेंट्स 123, राइट, या 12 ही लिखते। ओके, अच्छा ये आप भूल ना जाए इसलिए लिख लो फटाफट, क्या लिखा है अपनी मल्लिका इवेंट्स, ये अपना यूजर आईडी है, तो मैं भी लिख लेता हूं MALLIKAEVENTS 12, और पासवर्ड जो भी आपको पासवर्ड सेट करना है, तो मैं मेरा पासवर्ड सेट करता हूं। पासवर्ड की स्ट्रेंथ कैसी हो बताता है ना। ये पासवर्ड मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप उसको यूज करेंगे है ना, तो इसलिए मैं कॉन्फिडेंशियल रखता हूं। तो मैंने ये पासवर्ड भी लिख के रख दिया, और ये पासवर्ड लिखने के बाद मैं इसको सबमिट करूंगा। कुछ तो भी गड़बड़ हो गया। न्यू पासवर्ड शुड कंटेन एटलीस्ट 1 अपर केस, 1 लोअर केस नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर। ओके चल, अपन उसको वैसे देते A, ओके, अब सबमिट कर देते। जैसे ही सबमिट करेंगे तो वहां पे मैसेज आ गया हमको, देखो यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। न्यू पासवर्ड भी मुझे लिख के रखना पड़ेगा, है ना, नहीं तो फिर और मैं भूल जाऊंगा भाई, लफड़े हो जाएंगे, राइट। तो देखो नया नया पासवर्ड क्रिएट हो गया हमारा, इसको ओके करेंगे हम लोग, तो अब हम इसको लॉगिन करवा सकते हैं। तो इतना सिंपल प्रोसेस है लॉगिन करवाने का। यू हैव टू जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, कि आपको आप ईवेज बिल जनरेशन, यहाँ पे जैसे मैंने बोला आपको, ये साइट पे जाने के बाद ईवे बिल सिस्टम पे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में जाना है। रजिस्ट्रेशन में ईवे बिल जनरेट रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन में जैसे ही जाओगे तो आपको विंडो खुलेगी। वो विंडो खुलने के बाद आपको आपका GSTN नंबर यहाँ पे डालना है, कैप्चा एंटर करना है। कैप्चा जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको वो पूरी इंफॉर्मेशन शो करेगा आपकी कि ये GSTN पे ये इंफॉर्मेशन है। आपको खुद ओटीपी के लिए बोलेगा, ओटीपी आने के बाद वो बोलेगा आप खुद ही अपना यूजर आईडी डालो, खुद ही पासवर्ड जनरेट करो, और जनरेट करने के बाद आपके पास लिख कर, अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे ये यूजर आईडी पासवर्ड जो डाला वो डाल के हम लोग क्या कर सकते, ईवे बिल को जनरेट कर। अरे समझा, तो ये तो हो गया ईवे बिल का पासवर्ड और यूजर आईडी जनरेट कर। नाउ अब मैं आपको ईवे बिल, एक एक्चुअल ईवे बिल जनरेट करके बता दूं। अपन ये एंटिटी का नहीं लेते, अब दूसरे एंटिटी का ईवे बिल, क्योंकि इसका ईवे बिल नहीं है अपने पास, तो दूसरे कोई एंटिटी का ईवे बिल हम लोग देखते हैं। चल, तो दूसरा मैं लॉग इन करता हूं और आपको एक ईवे बिल जनरेट करके बताता हूं। ओके राइट, अब ये ईवे बिल जनरेट करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। तो सबसे पहले आपके पास इनवॉइस नंबर होना जरूरी है। जब तक इनवॉइस होना जरूरी, जब तक आपके पास कोई इनवॉइस नहीं है आप ईवे बिल को जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ईवे बिल इनवॉइस के बेसिस पे ही आपको जनरेट करना। अरे राइट, तो मैं आपको एक डमी ईवे बिल जनरेट करके बताता हूं। 24 मार्च का ये इनवॉइस है। इनवॉइस के बारे में बता दूं, देखो ये पार्टी का नाम है अभी इन्फोटेक, दिस इज पार्टीज नेम। ओके, ये आपके पार्टी का नाम है। ये बिल टू मतलब ये किसको बिलिंग कर रहा है, और गुड्स कहां जा रहा है, दैट इज शिप टू। बिल किसको कर रहा है वो बिल टू आएगा, और शिप टू। देखो यहां पे कैसे होता है, बिल टू मतलब जैसे रिलायंस को मुंबई में मैंने बिलिंग किया हेड ऑफिस को, लेकिन रिलायंस ने बोला मेरी ब्रांच है गुजरात में, वहां पे मुझे गुड्स पहुंचाओ, तो दैट विल बी शिप टू। राइट, समझ में आपको, बिल टू शिप टू। तो यहां पे दो चीजें बिल टू शिप टू में हो सकती है। या तो बिल टू शिप टू में ऐसा हो सकता है गाइस कि एक सेम पार्ट, जैसा मैंने बोला रिलायंस ही मुंबई के, मैं बिलिंग भी रिलायंस को कर रहा हूं और गुड्स भी शिप कर रहा हूं। शिप करना मतलब पहुंचाना, वो भी रिलायंस के ही गुजरात के ब्रांच में पहुंचा रहा हूं, ऐसा हो सकता है। या फिर रिलायंस क्या बोले कि देखो मैं बिल टू मुझे करो, मतलब बिल तो मुझे करो आप, लेकिन जैसा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, देखो नागपुर में मैं बैठा हूं, आशीष अभी इन्फोटेक है, हम नागपुर में,
अब रिलायंस ने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे फलाने फलाने गुड्स चाहिए, लेकिन उसका बिलिंग आप मुंबई में करो। मैं बोला अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने बोला कि जो शिप है ना, मतलब जिसको आपको पहुंचाना है गुड्स, वो नागपुर में ही पहुंचाना है, टाटा मोटर्स को पहुंचाना। मैं बोला अच्छा, तो ऐसा करेगा क्या रिलायंस की पहले नागपुर से गुड्स मुंबई मंगवाएगा, फिर मुंबई से फिर से नागपुर टाटा मोटर्स को भिजवाएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो रिलायंस ने मुझे क्या बोला, रिलायंस बोला कि देखो यार आशीष, अभी इन्फोटेक का मैं प्रोपराइटर आशीष, उसने बोला कि देख तू है ना, तो गुड्स बिलिंग मुझे कर, क्योंकि और लेकिन मैंने ऑलरेडी गुड्स टाटा मोटर्स को बेच चुका हूं, तो तेरे से जो गुड्स आने वाले वो मुझे टाटा मोटर्स को ही भेजना है। तो तू एक काम कर भाई, वो गुड्स डायरेक्ट टाटा मोटर्स को नागपुर में शिप करवा दे। तो देखो शिप टू, तो यहां पे ऐसा भी हो सकता है कि रिलायंस का खुद का कोई ब्रांच है तो रिलायंस को मैं शिप टू करूं, या फिर रिलायंस जिसको बोलेगा उसको मैं शिप टू कर सकता हूं। तो शिप टू कैन बी अ सेम पार्टी विच इज बिल टू, और कैन बी अ डिफरेंट पार्टी, राइट? ऐसा हो सकता है। तो उस केस में ईवी बिल कैसे बनाना वो भी देखेंगे। तो ये बिल टू शिप टू दिया, फिर आपको प्रोडक्ट के डिटेल दिए, ये प्रोडक्ट के डिटेल है पूरे, यहां पे आपको दिख रहा है ये पूरे प्रोडक्ट के डिटेल्स है, राइट? ये HSN और SAC कोड, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, ये यूनिट प्राइस है, ध्यान देना। यूनिट प्राइस मतलब क्या, यहां पे गड़बड़ करोगे, मैं बताऊंगा कैसे आपको गड़बड़ करने वाले आप। CGST, उसके ऊपर का SGST, ये 18%, ये टोटल आपको बिल का वैल्यू मिल जाएगा, बिफोर टैक्स वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, ये टोटल टैक्स, और ये इनवॉइस वैल्यू, राइट? ये इनवॉइस वैल्यू आ जाए, ऐसा ये टोटल पूरा इनवॉइस है आपके पास। इसके अलावा मेरे पास जो गाड़ी से, जो ट्रक से, या जो जो भी आपका कन्वेंस होगा उससे जो गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे उसका नंबर लगेगा, तभी ईवी बिल बन पाएगा, राइट? तो नंबर भी हमारे पास है, डालेंगे अपन नंबर, और उसके बाद बस ये दो चीजें, इनवॉइस और वो नंबर, उससे अपने का ईवी बिल बन जाएगा। आपने थ्योरी में भी पढ़ाओ। तो हमारे पास इनवॉइस है और हमारे पास नंबर है, कोई भी नंबर ले सकते हैं। अभी अभी तो अपन जनरेट करके देख रहे हैं, तो आप कोई भी नंबर ले सकते हो। चलो लेट स्टार्ट। तो हम अभी ईवे बिल बनवाने की कोशिश करते, समझाते हैं आपको कि कैसे ईवे बिल जनरेट होता है। ओके, तो चलो ईवे बिल पे लॉग इन किया है हमने, ई वे बिल लॉग इन। तो ये लॉग इन जैसे ही करते हो आप, आपके सामने विंडो खुलेगा। हम यहाँ पे अब यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे। ओके, तो चलो यूजर नेम डालते अपन, अभी इन्फोटेक 123, और मैं पासवर्ड भी डाल देता हूं। जैसे मैं कैप्चा डाला, ये पेज ओपन हो गया, इसको मैं एग्जिट करूंगा। एग्जिट करने के बाद ये मेरे सामने पोर्टल, अब मैं ईवे बिल जनरेट, जैसा वो यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद हमारा ये पूरा पोर्टल खुल गया, राइट? अब ये पोर्टल में मैं बेसिक चीजें बता दूं आपको क्या क्या है। यहाँ पे डैशबोर्ड है, लास्ट 7 डेज की चीजें यहाँ पे बताता है। बहुत बार एक गलत बताता है, तो इसके ऊपर आप बिलीव ही ना करें। मतलब हमने तो डिपार्टमेंट वालों से, जो टेक्निकल सपोर्ट वाले, उनको कॉल करके पूछा, तो वो भी बोलते हैं कि ये इसमें गलत बताता है। ओके, तो ईवे बिल जनरेटेड बाय मी, ये डेट से ये डेट तक कितने ईवे बिल जनरेट किए, कितने कैंसिल किए, रिजेक्ट कितने किए, कैंसिल और रिजेक्शन में क्या डिफरेंस है वो भी मैं बताऊंगा। ईवे बिल जनरेटेड बाय अदर पार्टी, मेरे GSTN नंबर पे अदर पार्टी, मैंने बोला आपको ट्रांसपोर्टर और रेसिपिएंट भी कर सकता है। रिजेक्टेड अदर पार्टी ने कितने किया, और ये पार्ट बी का। तो ये पूरी डिटेल आपको यहां पे दिखती है, लेकिन ये बहुत बार गलत दिखाता है। ये बाकी तो कोई काम का नहीं। अब अपने को नया ईवे बिल जनरेट करना है। ओके, तो आप कहां पे जाएंगे, ये ईवे बिल में जाएंगे। ईवे बिल में यहां पे जाने के बाद आपको ये बहुत सारे ऑप्शन यहां पे खुलेंगे। तो आपको करना है जनरेट न्यू, न्यू जनरेशन पे अपन जाएंगे, जनरेट न्यू। जैसे ही आप ये जनरेट न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो खुलेगी। अब ये जनरेट न्यू करने के बाद आपको देखो ऑलरेडी बहुत सारी चीजें फिल होके आती है। क्यों? क्योंकि हमने वो GSTN नंबर से लॉग इन किया, राइट? वो GSTN नंबर से हमने लॉग इन किया, तो यहां पे ऑटोमेटिक बहुत सारी चीजें आ जाती है। जैसे देखो, जैसे सप्लाई टाइप क्या है, आउटवर्ड है या इनवर्ड, ये आपको आउटवर्ड ऑटोमेटिक क्लिक होके आ जाएगा। अगर मान के चलो सामने वाला पर्सन अनरजिस्टर्ड है जो आपको गुड्स भेज रहा है, तो उस केस में आपके लिए रेसिपिएंट हो आप, तो इनवर्ड सप्लाईज में आपको करना पड़ेगा। बट अगर आप गुड्स भेज रहे हो, आप खुद ही भेज रहे हो ट्रक से, तो फिर आपको यहां पे आउटवर्ड देना पड़ेगा, अगर आप खुद भेज रहे हो। ओके, देन सप्लाई है या एक्सपोर्ट है या जॉब वर्क है या SKD CKD, मतलब सेमी नॉकडाउन या कंप्लीट नॉकडाउन कंडीशन में गुड्स भेज रहे हो,
रेसिपिएंट नॉट नोन, मालूम नहीं है ऐसे केस में। ये पूरे ऑप्शन दिए। जनरली ये सप्लाई आएगा या जॉब वर्क, आपके जो हमेशा के जो काम में आएगा वो सप्लाई या जॉब वर्क आएगा। उसके बाद यहां पे आपको टैक्स इनवॉइस डॉक्यूमेंट में या बिल ऑफ सप्लाई, अगर एग्जाम गुड्स है तो बिल ऑफ सप्लाई आएगा, अदरवाइज टैक्स इनवॉइस। इसका डॉक्यूमेंट नंबर मतलब बिल नंबर। तो चलो अपन अपना बिल नंबर डालते। तो इनवॉइस नंबर है 5339, यहां पे आपको दिख रहा है। अलग अलग इनवॉइस में अलग अलग जगह हो सकता है, वहां पे आपको ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो मैंने मेरा 5339 इनवॉइस नंबर डाल दिया। आगे बढ़ते। डॉक्यूमेंट की डेट, अब देखो ये मैं आपको समझाने के लिए दे रहा हूं। एक्चुअल डॉक्यूमेंट की डेट तो 24 मार्च यहां पे दिया हुआ, लेकिन मैं समझाने के लिए ऐसा मान के चलते कि ये आज का डॉक्यूमेंट है। ओके, लेकिन आपको तो वही डालना है जो इनवॉइस पे डेट है। मैं बार बार बता रहा हूं, आपको वही डेट डालना है। मैं समझाने के लिए आपको ये बता रहा हूं। ओके, तो चलो आज की डेट है मान के चलते। और ट्रांजैक्शन टाइप, अब यहां पे देखो, यहां पे ट्रांजैक्शन टाइप में क्या है। एक है रेगुलर। रेगुलर मतलब क्या, कि यहां पे बिलिंग भी सेम पार्टी को है और शिपमेंट भी सेम पार्टी। मतलब यहां पे अगर बिल टू और शिप टू ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं, एक ही है, जिसको बिल किया वहीं पे गुड्स जाएंगे तो रेगुलर आएगा। अगर यहां पे मान के चलो बिल टू शिप टू मतलब क्या, कि यहां पे बिल, ये मान के चलो ये पेरियंट हेल्थ केयर को हो रहा है, राइट। पेरियंट हेल्थ केयर को बिल हो रहा है, लेकिन गुड्स जा रहा है मान के चलो गेटवेल हेल्थ केयर को। देखो, बिल हो रहा है पेरियंट को, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, बिल हो रहा है रिलायंस को, लेकिन गुड्स कहां पे पहुंचा रहा हूं मैं, टाटा मोटर्स के पास। तो फिर यहां पे बिल टू शिप टू हमको चूज करना पड़ेगा। बिल टू शिप टू चूज करना पड़ेगा अगर बिलिंग में रिलायंस को कर रहा हूं लेकिन शिपमेंट टाटा को जा रहा है। अरे समझ में आया, राइट। अगर गुड्स बिल फ्रॉम डिस्पैच फॉर्म, मतलब जहां से गुड्स बिल डिस्पैच, बिल जहां पे वहीं पे गुड्स डिस्पैच हो रहे तो वो डालेंगे। और लास्ट में देखो क्या है, लास्ट में दिया आपको कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 3, ये 2 और 3 का कॉम्बिनेशन है। जैसे हमारे केस में, जैसा देखो बिल हो रहा है इसको और शिपमेंट भी यही पार्टी को हो रही, लेकिन कोई और एड्रेस पे हो रही। शिपमेंट भी सेम पार्टी को है लेकिन कोई और एड्रेस पे है, तो इसलिए हम यहां पे डालेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 3। मतलब बिल टू शिप टू भी है, बिल टू शिप टू तो है ही हमारे इसमें, और बिल फ्रॉम और डिस्पैच फॉर्म मतलब एक ही पार्टी, तो यहां पे हम डालेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 3। अरे समझ में आया, हाँ जी सर, राइट। लेकिन बिल टू शिप टू कब आएगा, सिर्फ बिल टू शिप टू अगर जिस पार्टी को हम बिल कर रहे हैं, जैसे बिल रिलायंस को कर रहे हैं, शिपमेंट कोई और पार्टी को रहे, तो बिल टू शिप टू आएगा। अरे जमता, यस। अब देखो यहां पे बिल फ्रॉम किसका है, तो हमारा ऑलरेडी आ गया अभी इन्फोटेक का, हमारा जीएसटीएन नंबर, हमारा एड्रेस वगैरह सब कुछ ले लिया उसने। ओके, अब आगे बढ़ते। शिप टू, शिपिंग किसको करना है उसकी डिटेल हमको डालना पड़ेगा। ओके, लेकिन अगर आपने जीएसटीएन नंबर भी डाल दिया ना यहां पे, तो भी ऑटोमेटिक वो डिटेल ले लेता है। तो शिप टू वाले का जीएसटीएन नंबर अपन डालते, देखो इसका जीएसटीएन नंबर इनवॉइस पे रहेगा, वो इनवॉइस पे अपन उसका जीएसटीएन डालते, देखो 27AA LCP 27AA LCP 3748G 3748G 1Z3 जैसे ही मैं ये डालूंगा यहां पे ऑटोमेटिक देखो उसने बिजनेस का नाम ले लिया, एड्रेस ले लिया। अरे समझ में आया, तो उसका जो एड्रेस है ओरिजिनल एड्रेस है, ओरिजिनल एड्रेस देखो, वो ओरिजिनल एड्रेस उसने ले लिया। ओके, तो ये छिंदवाड़ा में है। अब देखो यहां पे आइटम डिटेल डालना पड़ेगा, कौन से आइटम आप वो ट्रक में भिजवा रहे हो, वो ट्रक में कौन कौन से गुड्स जा रहे हैं, अब उसकी पूरी डिटेल हमको यहां पे डालना है, उसकी क्वांटिटी, उसके आइटम, पूरी पूरी डिटेल डालना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो प्रोडक्ट नेम, तो आप आपके बिल से डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हो, ये वो पार्टी का और आपका इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। अब देखो ये प्रोडक्ट का नेम है, तो मैं यहां से डायरेक्ट कॉपी करता हूं, ये प्रोडक्ट नेम यहां से आप कॉपी कर सकते हो, कंट्रोल C और यहां पे कंट्रोल V। ओके, 1 हटा दो। ओके, डिस्क्रिप्शन ये क्या है, तो यहां पे डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, देखो ये डिस्क्रिप्शन भी आप कॉपी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन कंट्रोल V। देन HSN कोड है 8471, 8471, इसको कॉपी करने के पीछे मत पड़ो,
नलायक लोग। देन क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी है, 70 क्वांटिटी बेच रहे अपन। देन यूनिट प्राइस दी है, यूनिट प्राइस है ना, ये पर यूनिट प्राइस है 9152.54, कितना है 9152 पॉइंट, एक सेकेंड ना, ये यूनिट प्राइस नहीं, ये यूनिट है, नंबर ऑफ यूनिट पूछ रहा है, नंबर ऑफ कितने यूनिट है इसके, ओके ये पूछ रहा है। तो इसको कुछ डालने की जरूरत नहीं क्योंकि क्वांटिटी हमने ऑलरेडी डाल दी। अब देखो यूनिट प्राइस नहीं थी वहां पे, सिर्फ यूनिट था, तो क्वांटिटी डाल दिया हमने, तो यूनिट डालने की जरूरत नहीं। अब देखो यहां पे गड़बड़ करोगे आप, यहां पे ये यूनिट प्राइस है, ये थोड़ा सा देख क्या, कुछ इनवॉइस में डायरेक्ट टोटल प्राइस दी रहेगी, यहां पे यूनिट प्राइस मतलब क्या, यूनिट प्राइस मतलब एक यूनिट की प्राइस। तो हमारे एक यूनिट की प्राइस है 9152 और हमने 70 यूनिट बेचे, 70 यूनिट्स, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 9152.540 इंटू 70, तो ये हो गए 6,40,677, ओके। तो आपको यहां पे डालना पड़ेगा 6,40,678 डाल देते अपन, 678, राइट। समझ में आया आपके, यहां पे आप गलती करो, तो यहां यूनिट प्राइस है, थोड़ा सा देख के बनाना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसलिए आप गलती नहीं कर सकते इसमें, ओके। देन सीजीएसटी एसजीएसटी का रेट क्या है, तो देखो यहाँ पे 18% दिया है, 9% 18% है, दिख रहा है आपको, मतलब 99% आपको लगाना। तो यहाँ पे 9+9 जो भी रेट है आपको सिलेक्ट करना है, हमारा 9+9 वाला है इसलिए हमने, और सीजीएसटी एसजीएसटी अगर आईजीएसटी है तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ओके। तो ये ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट करके ले लेगा, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट किया टैक्सेबल वैल्यू। तो आपका एक बार चेक कर लो, 57661 यहाँ पे चेक कर लेना, 57661 हमारा बराबर है इनवॉइस में जो डाला, अरे समझे। तो ये हो गया आपका एक एक आइटम ऐड किया। अब आपको दूसरा आइटम ऐड करना है तो आप उसको प्लस पे क्लिक करोगे, ओके। चलो अब सेकंड आइटम डालते, हमने प्लस कर दिया अभी इसको, सेकंड आइटम के लिए कॉपी करते और वहां पे आप पेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे एल लिख दो, लिनोवो का एल, फिर डिस्क्रिप्शन में क्या है वो लिख दिया हमने, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी, HSN सेम है 8471, कितनी क्वांटिटी है यहाँ पे देखो बिल में दिया है 30 क्वांटिटी है, 30 क्वांटिटी, और इसका वैल्यू देखो अब कितना आएगा, इसका वैल्यू निकालते अपन, 30 इंटू 10,593.262, तो इसका टोटल आएगा देखो अब 317,798 इतना टोटल आएगा, ओके। और इसका भी 9+9 है, राइट। तो अब देखो, अब कंफ्यूज मत होना, ये जो टोटल अब वैल्यू है ना, ये टोटल वैल्यू का 18% कैलकुलेट करके बताएगा, राइट। तो पहले केस में तो आप बराबर चेक कर पाइए सीजीएसटी, अब इन दोनों की टोटल करके आपको चेक करना पड़ेगा, राइट। और ये इसका वैल्यू भी जो आएगा, ये भी दोनों का टैक्सेबल वैल्यू का टोटल आएगा, ओके। ये टोटल और जीएसटी का भी टोटल, ओके। चल देन और है हमारे आइटम, है ना, और है देखो, तो इसको भी ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद Zipstar 19 TFT भी है हमारा, तो इसको भी अपन कॉपी कर लेते, यहां पे कॉपी पेस्ट कर लिया, इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, नहीं डाला तो भी चलेगा। HSN कोड मैंडेटरी है 8471, 8471 ये मैंडेटरी, इसकी कितनी क्वांटिटी है देखो, सब बिल से उठा रहा है, 100 क्वांटिटी है इसकी, 100। उसके बाद लेट्स सी टैक्सेबल वैल्यू कितनी आएंगी उसके, ओके। तो एक यूनिट कितने का दिया है वहां पे देखो, एक यूनिट है 2923, है ना, 2923.480 इंटू 100, तो ये आ रहा है 292,348, 292,348, ओके। और इस पे भी जीएसटी सेम, सीजीएसटी एसजीएसटी 18%, 99%, तो ये टोटल आ गया, ओके। एंड लास्ट आइटम और एक है, इसको प्लस किया हमने, और एक आइटम है हमारे पास, क्या है, विंडोज है, विंडोज 10 प्रोलैक, तो इसको भी अपन ऐड करते, डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं दिया है, HSN 8471, क्वांटिटी कितनी इसकी, 100 क्वांटिटी इसकी भी। अब इसका
निकालते अपन कितना वैल्यू आएगा, 100 इंटू कितनी प्राइस है यूनिट, 2711.860, तो ये आता है 271186, 271186, बस कितने ही आइटम है और इसका भी जीएसटी है 99%। ओके, तो ये आया टोटल हमारा टैक्सेबल वैल्यू और उसके ऊपर का जीएसटी। ओके, तो यू कैन चेक, देखो 15,22,033, 15,22,000, राउंडिंग ऑफ का फर्क है वो, और 273,996 का जीएसटी। ओके, तो ये आपका जीएसटी और उसका वैल्यू डाल दिया। बहुत बार हो सकता है इनवॉइस में आपको यूनिट प्राइस ना देके डायरेक्ट वैल्यू दी हो, तो भी तो डायरेक्ट आपको 70 क्वांटिटी की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे यूनिट प्राइस दिया इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया, तो वो आप जैसा बिल रहेगा उस हिसाब से करना पड़ेगा। ओके, अब ट्रांसपोर्टेशन का नेम, तो ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी नाम दे सकते हैं, लेट्स से महक ट्रांसपोर्ट है, महक ट्रांसपोर्ट, हमारे पास ट्रांसपोर्ट की डिटेल है, वो आपको मिल जाएगा, क्लाइंट देगा आपको महक ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्टर आईडी मतलब उसका जीएसटीएन नंबर, अगर है आपके पास तो डालो, मैंडेटरी नहीं है। थर्ड है अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस, देखो जैसे ही आप ये कैलकुलेट, ये जैसे ही आप ये जीएसटीएन नंबर डालते हो ना, बिल टू और शिप टू वाला, डिस्पैच टाइप बिल टू शिप टू वाला डालते हो, तो वो ऑटोमेटिक, देखो ये जो डिस्टेंस है ये आपको बिल वाला है, कहां से आपने डिस्पैच किया और कहां शिप हो रहा है, ये आपने डाल दिया ना, कहां डिस्पैच हो रहा है कहां पे शिप हो रहा है, तो ऑटोमेटिक वो किलोमीटर वहां पे ले लेता है, हमको डालने की जरूरत। तो कहां से कहां जा रहा है वो ऑटोमेटिक अप्रोक्सीमेट किलोमीटर ना, एग्जैक्ट नहीं हो सकता, अप्रोक्सीमेट किलोमीटर वहां पे वो ले लेगा। ओके, डिपेंडिंग अपॉन कहां से गुड्स डिस्पैच हो रहे हैं और कहां जा रहे हैं। अब आपको देना पड़ेगा मोड क्या है, मोड ट्रांसपोर्टेशन का रोड से है, रेलवे से, एयर से या शिप से, 4 ही मोड्स हो सकते हैं, 5वां मोड नहीं हो सकता है ना। हाँ, व्हीकल टाइप क्या, रेगुलर है या ओवर डायमेंशनल कार्गो, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था ओवर डायमेंशनल कार्गो क्या होता है। फिर व्हीकल का नंबर ये डाल देते अपन, लेट से ये है MH31 FA4225 है ना, ये नंबर है एग्जाम्पल। डॉकेट नंबर, देखो वो जो ट्रांसपोर्टर का डॉकेट नंबर होता है, वहां पे आपको लॉरी मतलब जो आपको रिसिप्ट मिलती है ना, उसका एक लॉरी नंबर होता है ऊपर दिया हुआ, वो भी डाल सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 है सपोज मेरा, और आपकी डेट क्या है। अब ये आपने जो बनाया इसका आप प्रीव्यू देख सकते हो ना, और जैसे ही आप ये सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद आपका ईवे बिल जनरेट हो जाएगा। अपन प्रीव्यू से काम चलाते हैं, राइट, प्रीव्यू करता हूं मैं, तो वहां पे GSTR1 में कोई डिटेल्स नहीं भरे ऐसा बता रहा है, उसको ओके कर दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसे। तो ये आपका ईवे बिल का प्रीव्यू आ गया, देखो ईवे बिल के प्रीव्यू में आपको दिख जाएगा। सप्लाई कैसे सिलेक्ट किया आपने, आउटवर्ड वाला है ये, डॉक्यूमेंट टाइप टैक्स इनवॉइस वाला है, हमने देखा था वो सप्लाई वाला है, रेसिपिएंट वाला नहीं है, इसलिए सप्लाई है। डॉक्यूमेंट का नंबर दिया है 5339, डेट दी है आपको, राइट। उसके बाद बिल टू दिया आपको, कहां से डिस्पैच हो रहा है, अभी इन्फोटेक कहां पे जा रहा है उसका डिटेल दिया, शिप टू, राइट। ये डॉक्यूमेंट्स दिया आपको, क्या क्या गुड्स आप सप्लाई करने वाले हो उसकी पूरी डिटेल, आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये पूरी डिटेल यहां पे आएंगे, राइट। ये पूरा डिटेल आपको दिया है, क्या क्या आप सप्लाई करने वाले, कितना टैक्सेबल अमाउंट है, उसके ऊपर सीजीएसटी कितना, एसजीएसटी कितना हो दिया है, रोड ट्रांसपोर्ट दिया है, ट्रांसपोर्टर का नाम दिया है, अप्रोक्सीमेट किलोमीटर कितने, और गाड़ी का नंबर वगैरह, ये सब चीजें दी, राइट। जो हमने वहां भरी वो पूरा ऐसे टाइप में आपका ईवे बिल दिखे। ये प्रीव्यू है, जो फाइनल रहेगा उसमें बस आपको क्यूआर कोड दिखेगा, बाकी कोई फर्क नहीं है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूं, तो इसको मैं बैक करता हूं अभी, और आपको जो एक्चुअल जनरेट किया था ना इसका ईवे बिल, वो मैं बता देता हूं। देखो ये ईवे बिल जो इसका जनरेट हुआ था, देखो ये है ईवे बिल। तो जो आपको प्रीव्यू बताया वो प्रीव्यू ऐसे, जैसे देखो यहां वहां पे भी अपन ने देखा था, ये ईवे बिल देखो, ये ईवे बिल का नंबर, ये ईवे बिल का नंबर आएगा बस एक एक्स्ट्रा, जो वहां पे प्रीव्यू में नहीं है। ये जनरेटेड, कौन से दिन जनरेट हुआ उसका डेट आएगा, रोड से हुआ, अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस कितना है, ये किलोमीटर्स आएंगे आपको पूरे, और ये डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, आपने क्या क्या गुड्स इनको बेचे, ये पूरी क्वांटिटी के साथ गुड्स आएंगे। और यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू जो मैंने आपको बताया था, और ये ट्रांसपोर्टेशन की व्हीकल की डिटेल, ये पूरा आपको ईवे बिल जनरेट होगा। और ऊपर ऐसे आपको बस क्या आएगा, और प्रीव्यू में ये जनरेट नहीं होता है क्यूआर कोड, और इसका नंबर जनरेट नहीं होता, तो ये नंबर यहाँ पे आ जाएगा और आपका क्यूआर कोड यहाँ पे आ जाएगा। बाकी सब डिटेल
ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुके हैं, बस ये क्यूआर कोड और ये नंबर वो यहाँ पे प्रीव्यू में नहीं आएगा, राइट। तो इस प्रकार आपका ई वे बिल जनरेट होता है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया कि ये ई वे बिल हम लोग कैसे जनरेट करते हैं, राइट। बिल टू शिप टू आपको ध्यान में रखना है, बाकी कोई खास नहीं है। अब इसमें और कुछ चीजें, यहां पे तो इतना समझ गया आपको, इसमें और कुछ चीजें बता देता हूं। वापस में होम पेज पे लेके आया हूं आपको। होम पेज में यहाँ पे और रहता है ई वे बिल जनरेट बल्क ई वे बिल। आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, वो जनरेट करना है तो यहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे अपडेट व्हीकल, अपडेट पार्ट बी ऑफ व्हीकल मतलब क्या, जैसे आपकी गाड़ी खराब हो गई, हो सकता है गाड़ी जो ऑलरेडी व्हीकल में हमने डाला वो गाड़ी पंक्चर हो गई, तो नए व्हीकल में आपको उसको शिफ्ट करना है, तो आपको व्हीकल नंबर अपडेट करना पड़ेगा। तो यहां पे आप डालेंगे, यहां पे आप जैसे ही जाएंगे अंदर तो यहां पे आपको ई वे बिल का नंबर पूछेगा। आप जैसे इसको गो करोगे, ई वे बिल को गो करने के बाद आपके पास सामने ई वे बिल ओपन होगा और वो ई वे बिल में फिर आपको अपने व्हीकल के डिटेल चेंज करने पड़ेंगे, नए व्हीकल की डिटेल डालना पड़ेगा वहां। ओके, सिंपल एज दैट, राइट। उसके बाद जो जो काम का है वो मैं बता देता हूं, पूरा तो यहां पे आपको काम का नहीं। एक्सटेंड वैलिडिटी, अगर आपको ई वे बिल की वैलिडिटी एक्सटेंड करवाना है तो ई वे बिल का एक्सपायरी से, मतलब आपका गुड्स वहां पे नहीं पहुंच पाया, ऐसा हो सकता है ना कि आपने सोचा था कि इतने टाइम में पहुंच जाएगा बट वो नहीं पहुंच पाया, तो आपको जब ई वे बिल की एक्सपायरी होगी वहां से 4 घंटे के अंदर अंदर आपको ये ई वे बिल का वैलिडिटी एक्सटेंड 4 आवर्स आपके पास मिलेंगे। ओके, फिर ई वे बिल अगर आपको कैंसिल करना है, कंप्लीटली कैंसिल करना है, मतलब आपने जनरेट किया ई वे बिल, तो आप देखो दो बातें यहां पे, एक है ई वे बिल कैंसिल करना और एक है ई वे बिल रिजेक्ट करना। ध्यान से समझो, ई वे बिल कैंसिल करना मतलब क्या गाइस, ई वे बिल कैंसिल करना मतलब जो आपने ई वे बिल बनाया, अब हो सकता है कि भाई सामने वाले ने बोला, रिलायंस ने बोला कि नहीं नहीं हमको ये गुड्स नहीं चाहिए आशीष आपसे, ये डील अपनी कैंसिल। तो मैंने तो ई वे बिल ऑलरेडी बना लिया था, जैसे ही गुड्स निकले थे मैंने ई वे बिल बना लिया था, तो ये ई वे बिल का नंबर भी जनरेट हो गया। अब ये ई वे बिल को मुझे कैंसिल करवाना है तो विद इन 24 आवर्स ऑफ जनरेशन मुझे इसे कैंसिल करना पड़ेगा, विद इन 24 आवर्स। तो यहां पे जैसे ही मैं ई वे बिल का नंबर डालूंगा और गो करूंगा तो वहां पे ई वे बिल मेरे सामने खुला हो जाएगा। जो भी ई वे बिल्स मैंने जितने भी बनाए होंगे वो सब ई वे बिल आ जाएंगे और आपको टिक करना है कौन सा कैंसिल करना है। जैसे ही आप टिक करोगे वहां पे कैंसिल का बटन आ जाएगा, लेकिन ये तभी आएगा अगर ये विद इन 24 आवर्स है। देखो अपना जैसे पहले बन चुका है तो अपन ये ई वे बिल नंबर डाल के देखते 2112 2112 8454 8454 4906 4906। अब ये बहुत पहले जनरेट किया है ना, ये कब जनरेट किया हमने, तो ये बहुत 26 मार्च को जनरेट किया। तो देखो आज के दिन में कैंसिल नहीं होगा, यहां पे आएगा यू कैन कैंसल ई वे बिल ओनली विद इन 24 आवर्स फ्रॉम द पार्ट बी एंट्री। मतलब ट्रांसपोर्टेशन की पार्ट बी जब एंट्री करते हैं ना तब से 24 आवर्स में ही ये कैंसिल हो पाएगा, उसके बाद ये कैंसिल नहीं हो पाएगा। अरे समझे आप? यस। अब ये दूसरा है रिजेक्ट। रिजेक्ट ई वे बिल क्या होता है? रिजेक्ट देखो, तो मान के चलो कि मैंने ई वे बिल बनाया, ओके। अब वो जैसा मैं रिलायंस को गुड्स भेज रहा हूं तो रिलायंस वाला इस बिल ई वे बिल को रिजेक्ट कर सकता है। अगर मैंने कोई डिटेल गलत डाल दी, कोई प्रोडक्ट की डिटेल गलत डाल दी तो उसके सिस्टम में भी दिखता है और वो इसको रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन उसके पास रिजेक्ट करने का कितना समय देखो, 72 आवर्स और वैलिडिटी ऑफ द बिल विच एवर इज अर्लियर। मतलब वो ई वे बिल की जितनी वैलिडिटी है और 72 आवर्स विच एवर इज अर्लियर, ये टाइम के अंदर ही उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैंने कोई डिटेल गलत भरी है या फिर और कोई रीजन से सामने वाले को रिजेक्ट करना है। देखो कैंसिल और रिजेक्शन में डिफरेंस है। कैंसिल मैं खुद करूंगा, जिसने बनाया वो कैंसिल करेगा, जिसने बनाया वो कैंसिल करेगा, बट रिजेक्ट सामने वाली पार्टी करेगी कि मैंने जो डिटेल भरी वो सामने वाले को मंजूर नहीं है, इसलिए वो रिजेक्ट करे। जैसे आप अब रेसिपिएंट हो और किसी ने आपका ई वे बिल बनाया तो मुझे रिजेक्ट करना है तो मैं मेरे पोर्टल पे जाके उसको रिजेक्ट कर सकता, लेकिन ये रिजेक्शन विद इन 72 आवर्स में होना चाहिए, राइट। तो अगर मैं पुराने डेट का है तो फिर मैं मतलब 72 आवर्स के बाद मैं इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, विद इन 72 आवर्स तक ही मैं इसको तो ये दो बातें आपको समझना पड़ेगा। कैंसिलेशन अलग है, रिजेक्शन अलग है। कैंसिलेशन मैंने बनाया तो मैं ही कर सकता और वो भी विद इन 24 आवर्स में। रिजेक्शन सामने वाली, अगर मैंने कोई गलत भरा तो सामने वाली पार्टी या फिर सामने वाले पार्टी को मंजूर नहीं है, उसको लगता है कि मैंने बराबर नहीं भरा, तो वो भी पार्टी रिजेक्ट कर सकती। अरे समझ में? इवन ट्रांसपोर्टर कैन रिजेक्ट द ई वे बिल, राइट। तो ये मैं आपको इनवॉइस भी दे दूंगा ताकि आप
ईवी बिल को समझ पाओ, जो जो डिटेल मैंने बताई प्रैक्टिकली आप समझ पाए, इसलिए मैं इनवॉइस भी और ईवी बिल की कॉपी भी आपको आपके इसमें लगा के दे दूंगा नोट्स में, तो आप और ये स्क्रीनशॉट पूरे मैं दे दूंगा ताकि आप उसको देख पाए। बाकी इंफॉर्मेशन जैसे जैसे आप यूज करोगे, जैसे रजिस्ट्रेशन है ईवी बिल का जो ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं, अभी ये मोबाइल या फिर एसएमएस से भी होने लगा है। मास्टर माय मास्टर्स में अगर आप रिपोर्ट्स में जाओगे तो आपने कितने ईवी बिल कब कब जनरेट किए उसकी समरी आपको मिल जाएगी, कब कब कौन कौन से ईवी बिल जनरेट किए। तो जैसे जैसे अब आप ये साइट को हैंडल करोगे आपको समझ, जो मेन चीजें वो मैंने आपको बताया, जनरेशन कहां से करना, बल्क ईवी बिल जनरेट करना, ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल कैसे चेंज होती है, ईवी बिल में ट्रांसपोर्टेशन की ट्रांसपोर्टर की डिटेल अगर आपको अपडेट करना है, ईवी बिल रिजेक्ट करना है, कैंसिल करना है, ये सब चीजें जो बेसिक है। लेकिन हाँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अब आप इसमें गलत कुछ मत भरना, व्हीकल नंबर या क्वांटिटी या जो, क्योंकि ये ईवी बिल के साथ साथ आपका इनवॉइस भी जाता है, टैक्स इनवॉइस भी जाता है। तो जो जो डिटेल आपके टैक्स इनवॉइस में है वही डिटेल आपके ईवी बिल में होना चाहिए। अगर बिल की डिटेल अलग अलग है और आपकी गाड़ी पकड़ी गई बीच में, प्रैक्टिकली बहुत बार मेरे क्लाइंट के साथ एक हुआ था, गाड़ी पकड़ी गई थी, राइट, तो ईवे मतलब ईवे बिल पे गलती से इंफॉर्मेशन अलग डाल दी थी और इनवॉइस में अलग। अब टाइप करते समय बहुत बार होती है मिस्टेक, बट आपको बहुत केयरफुली ईवी बिल बना, उसने बहुत पैसे लिए, एक तो फाइन लगाया और वो तो आपको मालूम है इंडिया में है ना, गाड़ी पकड़ी गई और आपका एक भी मिस्टेक मिला तो आपको पूरा निचोड़ के खा जाता। जब तक आप उसको मैं बोलूंगा नहीं, हाँ, देते नहीं, तब तक वो आपकी गाड़ी छोड़ता नहीं। तो इसलिए बहुत केयरफुली ईवी बिल बनाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है गुड्स ट्रैकिंग के लिए। आई होप आपको समझ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग स्टेइंग विद अस। ओके, थैंक यू सो मच।